जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी जो बात करी, जो स्पीशीज की आपकी बात कर ली, एंड देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज योर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। साथी एक बात बताइए, आपने ये टर्म पहले सुना है कभी बेटा, कभी जनरल की किसको इंडेमनीफाई किया जाए या इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, जनरल मीनिंग? कभी भी सुना हो कि वर्ड इंडेमनिटी का मतलब? हिंदी में हम इसे क्षतिपूर्ति कहते हैं। क्षतिपूर्ति का जो सिद्धांत होता है, देखिए इंडेमनिटी में बेटा इंडेमनीफाई करना मतलब किसी के लॉस को फुलफिल करना या कंपनसेट करना, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो जनरली जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ेंगे, आप अपना बेरेक्ट ओपन करिए और निकालिए सेक्शन 124 ऑफ योर बेरेक्ट and just read it with me. Contract of indemnity define a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of the another person is called a contract of indemnity. एक बार हिंदी में भी पढ़िएगा। वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है, उसे क्षतिपूर्ति की संविदा कहते हैं। इसका मतलब, लेट्स सपोज देयर आर टू पार्टीज ए एंड बी। हियर ए promises to B, A promises to B that I will save you from the loss. Okay, B जो तुम्हें कोई भी लॉस होगा, किसके कंडक्ट से? टू पार्टी के कंडक्ट से, एक तो ए के कंडक्ट से खुद या फिर आपकी कोई थर्ड पार्टी, ठीक है, हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, उसे आप सी कह लीजिए, ठीक है। When A promises B that if any loss is caused to you by my conduct or by the conduct of a third party, then I'll compensate that loss, right? Or I'll fulfill that loss. बेटा ये बहुत बेसिक चीज है, बेसिक फाउंडेशन थिंग है, बिकॉज जब हम इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो आपको जरूर काम आएगा, ठीक है। तो याद रखिए, जब भी ए प्रॉमिस करता है बी को, ठीक है, मैं सादिक से कहता हूं कि सादिक एक काम करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और यदि आपको कोई भी लॉस होता है, चाहे मेरे एक्ट से हो या किसी थर्ड पार्टी के एक्ट से हो, तब मैं आपको जो है लॉस जो आपका होगा उसके लिए मैं आपको कंपनसेट करूंगा, राइट। तो उस कंडीशन में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहलाए। देखिए अभी हम टेक्निकलिटी पे नहीं गए, टेक्निकलिटी पे हम धीरे धीरे जाएंगे, बट आपको ये बस ये ध्यान रखना और याद रखिए, दिस इज द इंडियन पोजीशन, ठीक है, इंडियन पोजीशन ऑफ लॉ। ये बेटा हमारा इंडियन पोजीशन ऑफ लॉ है, जो हमारा सेक्शन 124 के अंदर दिया था, तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा दिमाग में, ठीक है। अब नाउ व्हाट हैपेंस, हमने यहां कौन कौन से लॉस को कवर किया? एक लॉस जो मेरे द्वारा हो रहा था, दैट इज अ जो प्रोमिसर था, जिसने बोला था, किसने बोला था? ए ने बोला था बी को कि बी तुम्हें कोई भी लॉस होगा तो मैं इंडेमनीफाई करूंगा, या फिर किसी कंडक्ट से हो रहा है? थर्ड पार्टी कंडक्ट से, थर्ड पार्टी के कंडक्ट से, ठीक है, सॉरी, थर्ड पार्टी के कंडक्ट से बेटा, ठीक है। अब एक बात बताइए, क्या यहाँ पे ह्यूमन एजेंसी के अलावा कोई और एलिमेंट प्रेजेंट है? यहाँ जो मैं लॉस हो रहा है किसके द्वारा होने की बात कर रहा हूं? दो ह्यूमन के बारे में बात कर रहा हूं, एक तो जो प्रोमिसर है उसके द्वारा कोई लॉस हुआ हो, या फिर कोई थर्ड पार्टी के द्वारा लॉस हुआ हो। क्या इसमें कोई और ह्यूमन एलिमेंट के अलावा कोई और एलिमेंट बेटा इन्वॉल्व है जो आपको लग रहा हो या डेफिनेशन में हो? सादिक,
कौन सा एलिमेंट लग रहा है? देखिए, ह्यूमन एजेंसी तो इन्वॉल्व है, ये तो हम समझ गए। ह्यूमन एजेंसी तो इन्वॉल्व है। ह्यूमन एजेंसी मतलब दो व्यक्तियों के द्वारा, दो मनुष्यों के द्वारा, ठीक है। क्या इसके अलावा बेटा और कोई एलिमेंट आपको लग रहा है कि कोई यहाँ पे प्रेजेंट है? गुड अदिति, देखो यहाँ पे बेटा दो ही एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर जब भी आपको जो लॉस कवर हो रहा है, इट वुड बी कॉज्ड only by two persons, and that would certainly be a human agency only. The first one is the promisor himself, जो वचनदाता है, जो कह रहा है कि आपको यदि कोई लॉस होगा तो मैं आपको कंपनसेट करूंगा, राइट। उसके कंडक्ट के द्वारा लॉस हो, या फिर सेकेंडली कोई थर्ड पार्टी के द्वारा लॉस हो, ठीक है। अब इसी में अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी इंडियन लॉ की। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट यू कि एक काम करिए, आप इंग्लिश लॉ की डेफिनेशन लिखिए। देखिए, जब हमने शुरू किया था, आई सेड कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ डेवलप हुआ है, वो कहां से डेवलप हुआ है? बताइए अदिति, आपने क्लास ली थी। कॉन्ट्रैक्ट लॉ डेवलप कहां से, कौन से सिस्टम ऑफ लॉ से हमने लिया है, या डेवलप हुआ सिस्टम ऑफ लॉ से? सोचिए सोचिए, थोड़ा सोचिए। देखिए, जवाब आप गलत भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर बेटा बोलना सीखोगे ना, तभी आप धीरे धीरे लॉ को बेहतर पढ़ पाएंगे। बोलिए बोलिए, गलत बोलेंगे ना, गलत ही बोलेंगे, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होना है। अदिति, जनरली एक बात बताइए, जनरली जो इंडियन लॉ, जो मोस्टली लॉज बने हैं, वो कौन से नेशन से हमने जो है कई बार जो इंस्पिरेशन ली है, या कौन से नेशन के लॉ का बहुत इंपैक्ट रहा है इंडिया पे, इंडिया के लॉ लीगल सिस्टम पे? ओके, वेरी गुड अदिति। तो देखिए, जैसा अदिति ने कहा कि जो हमारा कॉमन लॉ है, जो हमारा कॉमन लॉ है, जिसे आप ब्रिटिश लीगल सिस्टम कह लीजिए, या फिर एक ऐसा सिस्टम जो कि प्रेसिडेंट्स केसेस के थ्रू जो डेवलप हुआ है, आपका कॉमन लॉ है। अब बेटा, जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ में यदि हमें कोई दिक्कत आएगी, या किसी भी चीज का हमें इंटरप्रिटेशन निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? एक चीज बताइए, जैसे मैंने इंटरप्रिटेशन आपको बताया था कि आपका एक्ट बना 1872 में। अब मान लीजिए आज कोर्ट के सामने केस आ गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेके, और समझ नहीं आ रहा है कि किसी टर्मिनोलॉजी को, कोई मान लीजिए कोई वर्ड यूज किया गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, कि इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होगा। अब कोर्ट को डिड्यूस करना है कि इसका मतलब क्या होगा, तो उस कंडीशन में कोर्ट कैसे इंटरप्रिटेशन निकालेगा? अब जो 1872 में जिन्होंने लॉ बनाया वो तो रहे नहीं हमारे साथ, नहीं तो उन्हीं की आत्मा को उठा के हम पूछ लेते हैं कि भैया बताइए आपका इंटेंशन क्या था लिखने का, आप क्या लिखना चाहते थे उस वर्ड को, आप क्या मतलब उससे बताना चाहते थे, क्या सिग्निफाई करना चाहते थे। अब वो तो हमारे पास सिचुएशन है नहीं, उनको हम बुला नहीं सकते। तो क्या होगा, जो आज जहां से हमने इंस्पिरेशन ली है, जिस कॉमन लॉ से हमने इंस्पिरेशन ली है, अब वहां के हम केसेस को देखेंगे, वहां कैसे केसेस को इंटरप्रेट किया गया है, वहां पर्टिकुलर प्रोविजन को कैसे इंटरप्रेट किया गया है। समझ आ रहा है बेटा? इस तरीके से इंटरप्रिटेशन वर्क करता है। जब आप आईयूएस पढ़ेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ेंगे फिफ्थ सेमेस्टर में, तब आपको बहुत अलग अलग एड्स पढ़ाए जाते हैं, बहुत टूल्स एंड टेक्निक्स होती है, जैसे किसी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट किया जाता है, और अलग अलग आपको मेथड्स पढ़ाए जाएंगे। सो कमिंग टू आवर टॉपिक, दैट्स द इंग्लिश डेफिनेशन, राइट। आई जस्ट डिक्टेट, आप लोग लिखते चलिएगा। इन इंग्लिश लॉ, a contract of indemnity, a contract of indemnity is defined as a promise to save another harmless from loss caused
as a result of transaction entered into at the instance of the promisor। आपका लिख के हो जाता, आप बताइएगा लिख के हो गया, देन हम इसको समझने की कोशिश करेंगे इस डेफिनेशन को आपकी इंग्लिश लॉ की। लिख लिया बेटा इसको? ओके, अब साथ में पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेनिटी इज डिफाइंड एज अ प्रॉमिस टू सेव द अनदर हार्मलेस। किसी व्यक्ति को जो हार्म होगा उसको हार्मलेस करना है, क्यों? बिकॉज लॉस कॉज्ड हुआ है उसको एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। अब यहां ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इतना जो आपका पार्ट है देखिए, एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू एट द इंस्टेंस ऑफ द प्रॉमिसर। कहने का मतलब ये है कि जब प्रॉमिसर प्रॉमिस करता है सामने वाले को कि बताइए इस ट्रांजैक्शन की वजह से यदि आपको कोई लॉस होता है, इंडियन पोजीशन में हमने क्या पढ़ा? प्रॉमिसर खुद कह रहा है मेरे एक्ट की वजह से या फिर किसी थर्ड पार्टी के एक्ट की वजह से। इट मींस द लॉस मस्ट बी कॉज्ड ओनली बाय ह्यूमन एजेंसी, और किसी के द्वारा नहीं होना चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश लॉ, इट सेज कि लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, किसी भी ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में हो सकता है जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर किया गया हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस डेफिनेशन में ह्यूमन एजेंसी के अलावा और भी एलिमेंट कवर हो सकते हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है? देखिए ये डेफिनेशन दोनों हमेशा याद रखिएगा, बिकॉज आगे जब हम इंश्योरेंस वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें बहुत काम आएगी। अब एक बात बताइए, ए है, बी है। ए जो है बी को कहता है कि बी यदि मानिए आपका जो घर है वो आग में जाके, यदि मान लीजिए आपके घर आग लगती है और आपका घर जल जाता है, तो मैं आपको कंपनसेट करूंगा, मैं आपके लॉस को कवर करूंगा, सारे जितना आपका लॉस होगा मैं उसको दूंगा। अब एक बात बताइए, चलिए आग से और इजी कॉन्सेप्ट लेते हैं, फ्लड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? मान लीजिए बी का घर जो है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर है, और ए जो कहता है कि एक बात बताइए, यदि बी आपका घर को कोई भी नुकसान फ्लड की वजह से होता है, बाढ़ की वजह से होता है, उस कंडीशन में मैं जो आपको जो भी लॉस होगा आपका, मैं वो आपको कवर करके दूंगा, मैं आपको जितना लॉस होगा उतना कंपनसेट करूंगा, ठीक है? अब बताइए इस कंडीशन में एक ह्यूमन एजेंसी इन्वॉल्व है या फिर डिवाइन एजेंसी इन्वॉल्व है या फिर एक्ट ऑफ गॉड इन्वॉल्व है? क्या इसमें इन्वॉल्व है दोनों में से? ह्यूमन एजेंसी या फिर एक्ट ऑफ गॉड? बताइए फ्लड में ह्यूमन एजेंसी इन्वॉल्व है या एक्ट ऑफ गॉड इन्वॉल्व है? ओके, गुड। तो देखिए जब एक्ट ऑफ गॉड इन्वॉल्व है तो एक बात बताइए मुझे, सॉरी, एक्ट ऑफ गॉड कौन सी डेफिनेशन में फॉल करेगा? इंडियन या इंग्लिश डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? हाँ बेटा उस पे आएंगे, कंटीजेंट पे भी हम आएंगे, कंटीजेंट पे भी हम आएंगे। बस जस्ट आप एक बार इसको समझ लीजिए, देन आई एड्रेस दैट डाउट। एक्ट ऑफ गॉड जो है वो आपका बताइए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, ये आपका इंडियन लॉ की डेफिनेशन में आएगा इंडेमनिटी में या इंग्लिश लॉ की डेफिनेशन में? हमने कैसे पढ़ा था इंडियन लॉ में? ह्यूमन एजेंसी मस्ट बी इन्वॉल्व। इन इंग्लिश लॉ देयर मे बी ह्यूमन एजेंसी एंड देयर मे बी डिवाइन एजेंसी एज वेल। दोनों टाइप की एजेंसी इन्वॉल्व होगी। वेरी गुड। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है जब आप इंग्लिश लॉ ऑफ डेफिनेशन ऑफ, मतलब इंग्लिश लॉ की कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं और जब इंडियन लॉ की पढ़ेंगे। अभी मैं बेसिक, हम स्टैट्यूट पे आई ही नहीं है कि हमारा क्या क्या दिया गया है, ठीक है? जस्ट मेरा बस ये पर्पस था कि आप जो दोनों में डिफरेंशिएशन पहले आप समझ लीजिए। अब जो है इसके आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है?
एक केस लिख लीजिए आप लोग। आपको मोस्टली बुक में ये केस मिल जाएगा, एडमसन वर्सेस जार्विस। अब देखिए, अभी जब मैं ये आपको केस बताऊंगा तो जो इंडेमनिटी की डेफिनेशन है, राइट, इंग्लिश वाली और इंडिया वाली, वो दोनों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। केस लिख लिया। देखिए, एडमसन वर्सेस जार्विस में क्या हुआ बेटा, कि एक जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ आपका एक ऑक्शनियर था, ठीक है। ऑक्शनियर मतलब जो ऑक्शन कंडक्ट कराता है। तो ऑक्शनियर था आपका, मान लीजिए, इसको ऐसे समझ लीजिए, काम करते हैं, लेट्स गिव अनदर एग्जांपल। ए जो है वो ऑक्शनियर है, ऑक्शनियर मतलब जो ऑक्शन कराता है, और ये प्रतीक एंड एक और पार्टी हमारे पास सादिक, ठीक है। ये जो है ऑक्शनियर है, मेरे पास क्या थी, कुछ कैटल्स थी, ठीक है, कुछ कैटल्स थी, लाइफ स्टॉक थी। मैंने क्या बोला ऑक्शनियर को कि आप एक काम करिए, ये जो कुछ कैटल्स है, ये जो है आप इसको ऑक्शन कर दीजिए, इसको बेच दीजिए। ये किसके उस पर हो रहा है, किसके बोलने पे हो रहा है, मेरे बोलने पे, की बोलने पे हो रहा है, कौन बेच रहा है, ठीक है। नाउ क्या होता है, सब्सिक्वेंटली व्हाट इज डिस्कवर्ड, कि ये जो कैटल है, इसकी ओनरशिप तो भैया सादिक के साथ थी। सो क्या मैं एक अप्रोप्रिएट पर्सन था, was I the appropriate authority, or am I the appropriate authority to order the auctioneer to sell the cattle or to sell the livestock? क्या मेरे पास अथॉरिटी थी उस लाइफ स्टॉक को बेचने की, या कह देने की कि आप बेच दीजिए? बताइए, क्या मेरे पास अथॉरिटी थी? मेरे पास अथॉरिटी नहीं थी उसको बेचने की। ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा आपको? बेटा, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू प्रॉपरली? ओके। पता नहीं नेट है फिर भी इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका हुआ, ठीक है। तो अब जब शादी की, अब मेरे पास अथॉरिटी थी नहीं, फिर भी मैंने ऑक्शनियर को कह दिया एक काम करो, आप जो लाइफ स्टॉक है, ओके, ठीक है बेटा, फिर से हम समझते हैं। मान लीजिए ए है, ए जो है वो ऑक्शनियर है, ऑक्शनियर मतलब जो ऑक्शन कराता है। अब मेरे पास कुछ मेरे पोजीशन में थी, लाइक सपोज मान लो कुछ कैटल या लाइफ स्टॉक मेरे पोजीशन थी। मैंने ऑक्शनियर को क्या बोला कि एक काम करो, आप जो है इन कैटल्स इन लाइफ स्टॉक को बेच दीजिए। ऑक्शनियर को क्या लगा कि ठीक है भैया, इनके पोजीशन में थी प्रतीक सर के, तो क्या हुआ, मैं उनके पोजीशन पे, मतलब ओनर भी होंगे लाइफ स्टॉक के। उन्होंने क्या किया, ऑक्शनियर ने इनके कहने पे बेच दिया। अब इनके कहने पे जब बेच दिया, तो सादिक आके बोले कि यार लाइफ स्टॉक तो मेरी थी, कैटल तो मेरे थे, इनके पास कहां से अथॉरिटी आ गई इसको ऑप्शन कराने की, ठीक है। तो इस केस में एस ने क्या किया, सादिक ने क्या किया, उस ऑक्शनियर के अगेंस्ट में केस कर दिया कि आपने कैसे ऑप्शन पे कर दिया, किसी के पास अथॉरिटी थी नहीं, आपने ऑप्शन कैसे कर दिया, मैं उसका ओनर हूं, मैंने तो आपको बेचने नहीं बोला। इस केस में क्या हुआ, सादिक ने जब सूट किया ए को, ए को, ए ने कुछ भरपाई किया सूट के अंदर, जो कंपनसेशन था वो दिया। अगेन ए ने क्या किया बाद में, फर्स्ट सूट कंप्लीट हुआ, ए ने
सेकंड सूट बाद में लाया सूट बी पी के अगेंस्ट में और कहा कि मैंने आपके बोलने पे कोई काम किया था, आपने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया था, इसलिए मैंने ये काम किया था, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है। देयर वॉज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस। यदि मैं आपके बोलने पे काम कर रहा हूं तो इट मींस देयर हैज बीन इम्प्लाइड प्रॉमिस कि आपने जो मुझे बोला है, यदि आपके बोलने पे मैं कोई काम कर रहा हूं और मुझे कोई नुकसान होता है तो उस कंडीशन में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मुझे कंपनसेट करें। ठीक है, तो नाउ ए ब्रॉट अ सूट अगेंस्ट पी दैट यू आर सपोज टू इंडेमनीफाई मी बिकॉज वॉट एवर आई हैव डन एट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर्स, राइट। इतना समझ आया? ये एग्जांपल क्लियर हुआ? बेटा एग्जांपल क्लियर हुआ आपको अदिति? ओके, ठीक है। देखिए, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ेंगे तो ये बेटा ये आपके दो केस हमेशा आएंगे, ठीक है। एक ये केस हो गया और इसके अलावा यदि आपको पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस तो आप जस्ट डुडेले वर्सेस लवरिन का केस है, ये भी जो है आप फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपके मेनली दो केस लॉस है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एडम्सन वर्सेस जारिस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपके दो केस हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं आपका सेक्शन 124 में। अगेन क्या पढ़ा था हमने सेक्शन 124 में? इंडेमनिटी, वन पार्टी promises to the another party, one party that is A promises B that I would compensate you if any loss caused to him by the conduct of whom? A या फिर थर्ड पार्टी। क्षतिपूर्ति का ये क्षतिपूर्ति का सिद्धांत ये कहता है यदि वचनदाता के द्वारा या किसी तीसरी पार्टी के द्वारा, तीसरे पक्ष के द्वारा या वचन ग्राहिता को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि होती है तो उस केस में कंपनसेट करने की लायबिलिटी होती है आपके वचनदाता की, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में याद रखना नहीं बेटा, लॉस ओनली कॉज बाय इंडियन लॉ में लॉस ओनली कॉज बाय ह्यूमन एजेंसी। योर फर्स्ट वन इज द प्रोमिसर, दो ही लोगों के द्वारा होना चाहिए, तो प्रोमिसर। देखिए आप अभी जो है मैं बेसिक प्रोविजन पे चल रहा हूं, इसके बाद हम जब केस लॉज में एवोल्यूशन देखेंगे तब हम अलग प्रिंसिपल देखेंगे कैसे कोर्ट ने जो है एक स्टेप अहेड जाके इंटरप्रेट किया है इन लॉज को, ठीक है। अभी तक की कोई दिक्कत किसी भी टाइप की? आपको तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। सिर्फ प्रोमिसर के द्वारा या फिर थर्ड पार्टी के द्वारा, एक पार्टी के द्वारा या दो पार्टी के द्वारा, ठीक है। अब यहां जो आपका प्रोमिसर होता है, दो पार्टीज होती है आपके कॉन्ट्रैक्ट में जनरली, तो इसको आप कहते हैं इंडेमनीफायर। जो आपका प्रॉमिस कर सॉरी जो आपका प्रॉमिस करता है उसको आप कहते हैं इंडेमनीफायर, जो व्यक्ति इंडेमनीफाई करेगा, ठीक है। दैट इज फर्स्ट पार्टी इंडेमनीफायर। जिसको इंडेमनीफाई करा जाएगा उसको दो टर्म होते हैं बेटा, इंडेमनीफाइड indemnity holder. There are two parties always involved in a case of contract of indemnity. The first one who promises, who makes promise is indemnifier. The another one who to whom the promise is made is called indemnified or indemnity holder. ठीक है?
जबकि दो पार्टीज हमेशा इन्वॉल्व रहती है, ये ध्यान रखिएगा। और जब आपकी बेटा एग्जाम में या डीवी में भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपका जनरली एक क्वेश्चन इंडेमनिटी से आता है, दैट इज व्हाट इज द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल्स। ठीक है, तो जब भी आप सेक्शन 124 पढ़ेंगे, यू कैन राइट डाउन द एसेंशियल्स, ये आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे। और जब भी एसेंशियल्स लिखेंगे, क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट होंगे बताइए, आपको जो भी लगता हो कि हाँ ये एसेंशियल एलिमेंट। देखिए बेटा, जब आप आगे ना लॉ पढ़ेंगे, अभी तो ठीक है आप नेसेंट स्टेज पे हैं, बट नेसेंट आई मीन इनिशियल स्टेज पे आप अभी, तो जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे किसी प्रोविजन के एसेंशियल एलिमेंट्स निकाले जाते हैं। बताइए क्या होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट? जो भी लगता हो, आपको लगता हो कि डेफिनेशन देखने के बाद सर ये एसेंशियल होना चाहिए, इसके बिना लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आपका बन ही नहीं सकता, क्या लगता है पहला एसेंशियल क्या होना चाहिए? यस देयर मस्ट बी सम लॉस, बट बेटा हम सीक्वेंस में जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे सीक्वेंस में। सादिक आपको समझ आ रहा है? किसी प्रकार का कोई भी डाउट? ओके, फर्स्ट टू पार्टीज। देखिए टू पार्टीज हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए, सेक्शन 10 में भी बताया गया कि पार्टीज होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। अब आपको लग रहा होगा किससे, यहाँ तो तीन लोग इन्वॉल्व होते हैं, पहला जो प्रॉमिस करता है, सेकंड जिसको प्रॉमिस किया जाता है, थर्ड जिस थर्ड पार्टी जिसके द्वारा भी लॉस हो सकता है। पर बेटा देखिए केस में पार्टीज तीन इन्वॉल्व हो सकती है, बट कॉन्ट्रैक्ट कितने लोगों के बीच में हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट दो ही लोगों के बीच में हो रहा है, एक प्रॉमिसर जो आपका इंडेमनीफायर है, एक प्रॉमिसी जिसको प्रॉमिस किया गया इंडेमनिटी होल्डर, राइट? पार्टी तीन हो सकती है बट कॉन्ट्रैक्ट तो दो ही लोगों के बीच में हुआ है ना। वो कह रहा है यदि थर्ड पार्टी से आपका लॉस होगा तो मैं आपको कंपनसेट करूंगा, बट जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो दो ही लोगों के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो पहला आपका हुआ देयर मस्ट बी टू पार्टीज। द सेकेंड वन is promise to save another या indemnity holder from loss, promise to save another from loss। ठीक है, थर्ड जो अदिति ने बताया अभी थोड़ी देर पहले, लॉस मस्ट बी कॉज्ड। लॉस मस्ट बी कॉज्ड। अब एक चीज बताइए, जब आपको लॉस हुआ ही नहीं तो मैं कंपनसेट किस चीज के लिए करूँ आपको, राइट? तो यहां पे कहीं ना कहीं आपको लॉस जो है वो प्रूव करना पड़ेगा। आपने एक टर्म सुना है? यदि सुना हो तो प्लीज बताइएगा। जस्ट क्योंकि बीच बीच में हो सकता है कुछ एडिशनल चीजें हो जो आउट ऑफ थोड़ा सा हो, इसमें कनेक्ट ना हो, बट आप पता रहेगा आपको तो अच्छा है। ये टर्म सुना है किसी ने? एक्शनेबल पर से सुना है बेटा? क्या होता है इसका मतलब अदिति? ओके कोई बात नहीं शादी। अदिति क्या मतलब होता है इसका? ओके नो, ठीक है कोई बात नहीं। बस आप जब तक कि बोलते रहेंगे ना तो ये अच्छा होता है कि इंटरेक्टिव क्लास होगी तो आपके जो डाउट्स होंगे सॉल्व होते चले जाएंगे। नहीं आता कोई बात नहीं है। अब अभी तो आपका सेकंड सेमेस्टर है, अभी बहुत टाइम है आपको, अभी तो लॉ पढ़ने के लिए धीरे धीरे आप पढ़ेंगे। एक्शनेबल पर से क्या होता है? व्हेन एन एक्शन कैन बी ब्रॉट अप विदाउट, मतलब मैं बोल दे रहा हूं, व्हेन एक्शन मे बी ब्रॉट अप विदाउट द स्पेशल प्रूफ ऑफ डैमेज। मैं यहां लिख देता हूं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, विदाउट
एनी स्पेशल प्रूफ ऑफ डैमेज। विदाउट एनी स्पेशल प्रूफ ऑफ डैमेज मतलब क्या होता है, कुछ कंडीशंस होती है जहां पे आपको ये प्रूफ नहीं करना पड़ता है कि मुझे लॉस हुआ है। मतलब जैसे ये लिख लिया आपने, एक्शनेबल पर्से का मतलब होता है ऐसे ऐसे केसेस जहां पे आप एक्शन ला सकते हैं दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में, बट जो है आपको कोई प्रूफ, ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं कि आपको लॉस कॉज हुआ है। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, आपने एक और दो टर्म सुने होंगे जो आपने टॉर्च पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, लिबर, सुना है वर्ड लिबर और स्टैंडर्ड। लिबर स्टैंडर्ड आपने टॉर्च में पढ़ा होगा जब आपने डेफिमेशन पढ़ा होगा। तो लिबल क्या होता है, लिबल इज एक्शनेबल पर से, ठीक है, स्लेंडर इज नॉट एक्शनेबल पर से। लेबल के अंदर आपको कोई स्पेशल जो डैमेज है वो प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। लेबल मतलब इन द परमानेंट फॉर्म। परमानेंट फॉर्म मतलब आपके अगेंस्ट में मैंने कोई लेटर, डेफेमेटरी लेटर लिख दिया, न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पब्लिश कर दिया, मतलब एक ऐसा टाइप का डेफिनेशन जहां आप करते हैं जहां पे आपके जो वर्ड्स होते हैं दैट इज सपोज टू बी इन द परमानेंट फॉर्म, ठीक है। स्लेंडर में ट्रांजिएंट फॉर्म में होते हैं, मैंने आपको कुछ कह दिया, कॉल पे कह दिया, ठीक है, या जब मैं अपने वर्बली आपको जब डिफेम करता हूं तो तब जनरली हम स्लेंडर यूज करते हैं। तो लेबल एक्शनेबल पर से होता है, यू आर नॉट सपोज टू प्रूव एनी स्पेशल डैमेज दैट मे बी कॉज टू यू, ठीक है। एंड स्लेंडर, इसमें आपको डैमेज प्रूव करना पड़ता है कि हाँ इस पर्टिकुलर डेफिनेटिव स्टेटमेंट से मेरी इमेज को हर्ट हुआ है, मुझे लॉस हुआ है, और तब आपको कंपनसेशन दिया जाता है। ये जनरल नहीं है, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा अभी ने कहा था दैट लॉस मस्ट बी कॉस्ट। अनदर एलिमेंट किसकी वजह से लॉस कॉज होगा, एक्ट ऑफ प्रोमिसर और थर्ड पर्सन। इट मींस एवरी टाइम द ह्यूमन एजेंसी इज सपोज टू बी इन्वॉल्व। ह्यूमन एजेंसी हमेशा वहां प्रेजेंट होनी चाहिए। आप दोनों का मीडियम इंग्लिश ही है ना, अदिति एंड सादिक? ओके ओके, वही क्योंकि मोस्ट ऑफ दी चीजें इंग्लिश में हो रही है इसलिए मैं पूछ लिया आपको, ठीक है। परफेक्ट, कोई नहीं, हिंदी भी हम बीच बीच में यूज करते रहेंगे, और आपके जो नोट्स होंगे वो आपको हिंदी में भी मिलेंगे, मतलब जो भी हिंदी के भी स्टूडेंट्स होंगे बाद में तो उनको भी मिलेंगे, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो क्षतिपूर्ति के सिद्धांत में ये चार आपके असेंशियल एलिमेंट है। एक और एलिमेंट आता है बेटा जो आपकी डेफिनेशन में नहीं दिया हुआ है, बट इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन ऑल द केसेस, दैट essentials of valid contract, या ये प्री रिक्विजिट लिखा है, PREREQIZ, ठीक है, प्रीरिक्विजिट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा था दैट इज सेक्शन, कौन बताएगा, सेक्शन कहां दिए हुए आपके प्री रिक्विजिट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? सेक्शन सेक्शन हाँ बेटा, तभी तो लिखा लॉस मस्ट बी कॉज्ड बाय द एक्ट ऑफ द प्रोमिसर और द थर्ड पर्सन, दैट्स व्हाई। अब आप इसको ऐसे लिख लीजिए, आप आगे उससे एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि ह्यूमन एजेंसी इन्वॉल्व होनी चाहिए उसमें। कितना समझ आया अदिति, ये समझ आया आपको? ये हम बेटा यही कवर कर लिया था इसको, कि एक्ट ऑफ द प्रोमिसर या आपका थर्ड पर्सन से होना चाहिए तभी ह्यूमन एजेंसी। पर्सन जब हम लिख रहे हैं तभी ह्यूमन एजेंसी ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो रही ना, ठीक है। तो ये आपके पांच सेक्शन 10, सॉरी यस, सेक्शन 10 आपका, आप लोगों ने जो बताया उसमें दिया हुआ है। ये आपके एसेंशियल्स हुए। देखिए क्या होता है जब आप आंसर लिखेंगे एग्जाम में,
और पर्टिकुलरली मैं जब डीएवी की एग्जाम होता है तो आपको इनिशियल एलिमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब नाउ कमिंग टू द टॉपिक, जस्ट अ मिनट, या इंश्योरेंस का जो टॉपिक है वो हम आज ही की क्लास में कवर करेंगे। इंडेमनिटी से रिलेशन उसका, जो अदिति ने पहले पूछा था कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा सर, उसको भी हम कवर करेंगे। बट उससे पहले हम सेक्शन 124 को जस्ट जल्दी कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, जब हमने इंग्लिश और इंडियन लॉ का कंपैरिजन पढ़ा तो हमने देखा केवल ह्यूमन एजेंसी इन्वॉल्व थी, बट क्या क्या हमने एक्सक्लूड किया इंडियन लॉ की जो डेफिनेशन थी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से। क्या क्या हमने डिफरेंस देखा था इंग्लिश लॉ में, क्या क्या हमने देखा था, क्या डिफरेंस था इंग्लिश लॉ इंडियन लॉ की डेफिनेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। देखिए बार बार रिपीट करने का बेटा एक ही पर्पस होता है कि आपको याद हो, आपको याद होते चले क्लास में। जब आप घर जाए तो आप जब पढ़े तो एक आपको माइंड स्ट्रक करना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको क्लिक करना चाहिए कि हाँ ये चीज बात हुई थी क्लास में, वर्ड्स आपको याद रहने चाहिए। जब आगे जाके जब जुडिशरी की भी आप प्रिपरेशन करेंगे तब भी ये अक्सर चीजें आपको कही जाती है, ठीक है। तो क्या बेसिक डिफरेंस था इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ की डेफिनेशन में, एक वर्ड में बस, सादिक। क्या डिफरेंस था बेटा? गुड, वेरी गुड, ठीक है। सो सादिक यदि कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बताएंगे, दो बार बताएंगे, जब तक कि समझ नहीं आएगा तब तक के बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस पर्पस ये होना चाहिए कि आपको समझ आना चाहिए अच्छे से इंडियन में, ठीक है। क्या क्या हमने एक्सक्लूड किया, एक एक नॉन ह्यूमन, ये आपका इंटरप्रिटेशन जो केस लॉ का आगे इंटरप्रिटेशन हुआ है, ये तो बेसिक प्रोविजन में था। इसके बाद जो हमने एडम्सन वर्सेस जार्विस का केस पढ़ा था बेटा, एडम्सन वर्सेस जार्विस का, उस केस को क्या हुआ, उस केस को लाइक उसको हम एंटर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। एंटर इंस्ट्रक्शन हम देखें, इंडियन लॉ के अंदर दो चीजों का एक्सक्लूड किया गया। एक कहा गया कि आपकी जो नॉन ह्यूमन एजेंसी है वो आपकी इंडियन लॉ की डेफिनेशन में नहीं आती। सेकेंड थिंग कहा गया कि जो एक्ट था, लाइक इसको उस लाइफ उसकी लाइफ में समझिए, एडम्सन वर्सेस जार्विस की लाइफ में, एंड मोर पर्टिकुलरली इंस्ट्रक्शंस की बजाय एक अलग टर्म ज्यादा आपको समझ आएगा। ठीक है, एडम्सन वर्सेस जार्विस की उसको लाइफ में समझिएगा कि नॉन ह्यूमन एजेंसी को मैंने बाहर किया, इसके अलावा एडम्सन वर्सेस जार्विस को मैंने बाहर किया, ठीक है। बिकॉज एडम्सन वर्सेस जार्विस में कोई ऐसा वहां प्रॉमिस नहीं था जहां पे ये कहा गया हो कि मैं आप कोई मेरे लिए काम करिए, कोई मतलब मेरे लिए नहीं, एक्चुअली वहां सिंपली लिखा रहता है कि आप दो प्रोमिसर या फिर किसी और के कंडक्ट की वजह से आपको कोई लॉस होता है तो उस कंडीशन में दैट मैं आपको जो है वो करूंगा, क्या कहते हैं, कंपनसेट करूंगा। अब देखिए जब एडम्सन और जार्विस में क्या था कि जब आपको कहा गया उसे ये काम करिए, आप जो है ऑप्शनर करिए, आप जो है ऑप्शन करिए। अब जब ऑप्शन करने बोला गया, जो डिफेंडेंट था उसने जब आपका, हाँ जब आपका डिफेंडेंट था उसने जब ऑप्शन करने बोला प्लेंटिफ को, ऑप्शनियर को, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता वो एज एन एजेंट एक्ट कर रहा था? डोंट यू थिंक कि एक एजेंट की तरह वो एक्ट कर रहा था? जब मान लीजिए प्रतीक थे, प्रतीक ने उस ऑप्शनियर को कहा कि एक काम करो कैटल लाइव स्टॉक को बेच दो, तो डोंट यू थिंक दैट
वो जो पर्सन है, जो प्लेंटिफ था, जो ऑक्शनियर था, वो कहीं ना कहीं एज एन एजेंट वर्क करता था ऑफ द प्रिंसिपल। मैं आपको इसका इलस्ट्रेशन भी दूंगा। क्या वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा था या डील कर रहा था विद द थर्ड पर्सन उस ऑक्शनियर के द्वारा? डोंट यू थिंक? ओके, नाम कौन? तो ये कहा गया कि ये दोनों जो चीज है वो इंडियन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की डेफिनेशन में जो है वो नहीं आती है। ठीक है, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नहीं आती है। लेट्स सपोज आप इसके लिए काम करिएगा, आपका वेरेट है आपके पास, एक काम करिए सेक्शन 223 निकालिए। सेक्शन 223 निकाला, सेक्शन 223। सेक्शन 223 का इलस्ट्रेशन बी पढ़िए, इलस्ट्रेशन बी पढ़िए। बी, एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए, वही पोजीशन। बी, एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए, सेल्स गुड्स, जो कि किसके पोजीशन में? ए की पोजीशन में, मतलब प्रतीक, लाइव स्टॉक। ठीक है, बट विच ए हैड नो राइट टू डिस्पोज ऑफ, पर ए का कोई राइट नहीं डिस्पोज ऑफ करने का, जैसे प्रतीक का कोई राइट नहीं था कैटल्स को बेचने का, सेम यहाँ पे राइट नहीं है। ठीक है, बी डज नॉट नो दिस, अब जो आपका ऑप्शनर है वो ये जानता, बात जानता नहीं है, एंड हैंड्स ओवर द प्रोसीड्स ऑफ द सेल टू ए, जो भी पैसा आया ए को दे दिया। आफ्टरवर्ड सी, सी जो ट्रू ओनर है, जो हमारे केस में सादिक था, तो आफ्टरवर्ड सी द ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स सूज बी, किस चीज को लेके? एंड रिकवर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड कॉस्ट, इज लायबल टू इंडेमनिफाई व्हाट ही हैज बीन। ठीक है, इसको इजी लैंग्वेज में समझिए, जस्ट अ मिनट, इसको इजी लैंग्वेज में समझिए। वो सीधी बात कर रहा है, डोंट यू थिंक कि एडमसन वर्सेस जार्विस में जो कहा गया और ये जो इलस्ट्रेशन है, दे बोथ आर आइडेंटिकल, कहीं ना कहीं एग्जैक्ट सेम है, आपको दिख रहा है? जब एडमसन वर्सेस जार्विस के फैक्ट्स पढ़ेंगे और इस इलस्ट्रेशन को पढ़ेंगे, आपको सिमिलर चीजें मिलेगी। मिल रही है ना? पक्का। देखिए ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बट आपको क्या ये समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूं कि इसकी पोजीशन आपको कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी से से आइडेंटिकल मिलेगी। जहां तक कोई भी डाउट, यहाँ डाउट आया बेटा तो आगे थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, ओके। आप थोड़ा रिप्लाई थोड़ा सा जल्दी कर दिया करो तो इजी रहता है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो एडमसन वर्सेस जार्विस जैसे ही केस हुआ और कहा गया कि यदि मान लीजिए मेरे बोलने पे ऑक्शनियर ने पैसा बेच दिया है या लाइफ स्टॉक बेच दिया है, और उस कंडीशन में यदि मेरे पास अथॉरिटी थी नहीं, बिकॉज लाइफ स्टॉक तो सारी को बिलोंग करते थे, तो उस कंडीशन में देयर इज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस कि यदि मैंने आपके कहने पे कोई काम किया है और आपके कहने से मुझे कोई लॉस हो रहा है, क्योंकि मैंने तो बेच दिया पर सादिक ने तो मुझे सू कर दिया, तो मुझे जो लॉस हुआ है वो आप मुझे पे करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो एजेंसी वाला एलिमेंट आ जाता है बेटा, और जब एजेंसी वाला एलिमेंट आता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी से गवर्न होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें आप याद रखिएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की जनरल डेफिनेशन वेयर स्टैट्यूट प्रोविजन में एप्लीकेबल नहीं होती। नाउ अब एक काम करिए, आप लोग ये केस लिखिए, इट्स अ लोकस क्लासिकस ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंडियन केस। It was a judgment of Bombay High Court, delivered by जस्टिस छागला। ठीक है, याद रखिएगा, ऑनरेबल जस्टिस छागला। केस लिखा आप लोगों ने? अब एक बात बताइए,
एक और चीज देखिए, मैंने वही कहा कि हम जब जब लॉ पढ़ते रहेंगे हम थोड़ी थोड़ी चीजें सीखते रहेंगे। इसका फुल फॉर्म पता है आप दोनों में से किसी को? इसे क्या पढ़ते हैं और कैसे इस साइटेशन को पढ़ा जाता है? क्या पढ़ते हैं इसे? इसका फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? नहीं पता आप बोल दीजिए, नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। बस एक काम करना है, जब भी इंटरनेट दिक्कत होना थोड़ा सा बता देना, वो एक्चुअली यही दिक्कत चल रही है आज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसे हम कहते हैं ऑल इंडिया रिपोर्टर। जब आप केस लॉ पढ़ेंगे ना, तो आपको केस लॉ ढूंढने में काम आएगा ये, जिसे हम कहते हैं ऑल इंडिया रिपोर्टर। ठीक है, देखिए मैं यही बता दे रहा हूँ कैसे केस लॉ पढ़े जाते हैं। ऑल इंडिया रिपोर्टर, केस कब रिपोर्ट हुआ? 1942 में। देखिए दो चीज होती है, जजमेंट आना एक अलग चीज होती है और रिपोर्ट होना एक अलग चीज होती है बेटा। रिपोर्ट इन द सेंस, जैसे अलग अलग लॉ जर्नल्स होते हैं, ठीक है। आपने एससीसी का नाम सुना होगा, ऑल इंडिया रिपोर्टर सुना होगा, इसके साथ क्रिमिनल लॉ जर्नल आता है वो अलग होगा। एमपी हाई कोर्ट का यदि जर्नल होगा तो वो अलग नाम से आएगा। तो अलग अलग नाम से जर्नल, जर्नल मतलब एक कंपाइलेशन, आप समझ लिए लेमैन की लैंग्वेज में एक कंपाइलेशन समझिए, जिसमें केस लॉस का कई बार कंपाइलेशन होता है या किसी और चीज का भी होता है। तो इसे कहते हैं ऑल इंडिया रिपोर्टर। कौन सी ईयर में रिपोर्ट हुआ? 1942 में। कौन से कोर्ट के द्वारा दिया गया? बॉम्बे हाई कोर्ट। एंड पेज नंबर उस जर्नल का कौन से उस ईयर का? 1942 में जो रिपोर्टर बना उसका पेज नंबर कौन सा है? 302। ठीक है, कौन से रिपोर्टर में? जवाब फिर से ऑल इंडिया रिपोर्टर में। किस ईयर में रिपोर्ट हुआ? 1942 में। कौन से जजमेंट, कौन से हाई कोर्ट का जजमेंट था? बॉम्बे हाई कोर्ट। उस लॉ रिपोर्टर जो एक मोटी सी किताब आई 1942 में, जो जर्नल आया, उसका कौन सा पेज नंबर था? 302। इसमें कोई भी डाउट साइटेशन पे? मैंने पहले भी कहा था सब्जेक्ट हम कवर करेंगे, बट कुछ चीजें आपको इंसिडेंटली पता होनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो कमिंग टू आवर केस, इस केस के अंदर कुछ पॉइंट्स बताए गए जो आप लोग नोट करिएगा। इस केस के अंदर इट वॉज ईयर ऑफ 1942। देखिए कॉन्ट्रैक्ट केस में आपको बहुत सारे केस पुराने भी मिलेंगे जिन जो एज एन अथॉरिटी एक्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कही गई दैट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, सॉरी, is not exhaustive of indemnity contract या contract of indemnity। इसका मतलब ये क्या है? एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? अपने आप में कंप्लीटली पूर्ण है वो, अपने आप में पूर्ण है वो, और किसी चीज की आवश्यकता नहीं, जो इसमें दिया गया वो इतना ही है। तो इस केस के अंदर आपका कहा गया कि जो 124 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का कॉन्सेप्ट है वो केवल 124 तक के सीमित नहीं है, केवल 124 तक के सीमित नहीं है। बिकॉज जब आप सेक्शन 223 का इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे जो हमने अभी पढ़ा, वहां पे भी वर्ड इंडेमनिफाई यूज किया गया है, वहां भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इंप्लाइड है। देखिए सेक्शन 223 निकालिए, उसमें एक इंडेमनिफाइड वर्ड आपको मिलेगा। सेक्शन 223 में आपको इंडेमनिफाइड वर्ड मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कहा गया कि सेक्शन केवल सेक्शन 124 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से डील नहीं करता है, ठीक है। ऑल्दो वो ठीक है एक चैप्टर दिया गया है, बट there may be certain sections, there may be other sections as well where the principle of indemnity may be found।
जहां पे एक एम्प्लॉयड, जब एजेंट आपका एक्ट करता है प्रिंसिपल के लिए, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड प्रॉमिस होता है कि जब भी यदि कोई लॉस होगा एजेंट को, यदि वो विद इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वर्क कर रहा है, तो एजेंट जो आपका प्रिंसिपल है वो लॉस कंपनसेट करेगा जो भी आपको एजेंट किया हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो एग्जॉस्टिव नहीं है। एक पॉइंट पे बताते चलिएगा, समझ आया आपको? लिख दीजिएगा यदि आ गया हो, यदि या फिर कोई डाउट भी रहे तो। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट, इट एक्सक्लूड्स बोथ द केसेस, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो मैंने आपको ह्यूमन एजेंसी वाला बताया था, और एक वो रिक्वेस्ट पे जो वर्क करने वाला बताया था, जो हमने 223 वाला पढ़ा था सेक्शन, एडिशन से जारी जैसा केस और वो इलस्ट्रेशन, ठीक है। ये हो गया, ये एक चीज हो गई। एंड इसके अलावा इस केस में क्या हुआ था कि एक जो था, जो प्लेंटिफ था, उसने क्या हुआ, एक एक्ट किया था एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ डिफेंडेंट। तो एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ डिफेंडेंट में मैंने क्या कहा था कि 124 की डेफिनेशन से उसको एक्सक्लूड कर दिया था, हमने इन्वॉल्व नहीं किया था। बट कोर्ट ने कहा ठीक है, 124 की डेफिनेशन में नहीं आया तो क्या हुआ, द कोर्ट वुड अप्लाई, कोर्ट अप्लाइड इक्विटेबल प्रिंसिपल। कोर्ट अप्लाइड इक्विटेबल प्रिंसिपल, जो कि इंग्लैंड में एप्लीकेबल होता था। कोर्ट अप्लाइड इक्विटेबल प्रिंसिपल का मतलब है, इक्विटी आप लोगों ने सुना होगा, जब जस्टिस इक्विटी गुड कॉन्साइंस आपने सुना होगा, तो इक्विटी मतलब होता है कि भाई ये देखा जाए कि एक व्यक्ति को अननेसेसरी लॉस भी ना हो, किसी को गेन भी ना हो, मतलब इक्विटी इन द सेंस एक नीति के आधार पे एक चलते रहना चाहिए कि ठीक है, इक्विटी मतलब दोनों को, भैया दोनों को आप सेम पोजीशन पे रखें, किसी को कोई लॉस ना हो, किसी को कोई एक्चुअली अनरीजनेबल लॉस तो ना हो, ठीक है। तो इक्विटी, इक्विटेबल प्रिंसिपल जो कि इंग्लैंड में एप्लीकेबल होता था, वो कोर्ट ने अप्लाई किया। कोर्ट ने कहा ठीक है, 124 में आप कवर नहीं होते हैं, पर आपको कोई भी और भी, मतलब यदि आपको लॉस हुआ है तो एक काम करते हैं, हम अलग तरीके से जो आपको इंडेमनीफाई करेंगे। तो 124 में आपको कवर नहीं किया जाएगा, स्ट्रिक्टली नहीं किया जाएगा, बट इक्विटी के ग्राउंड पे देयर मे बी सम केसेस जहां लॉ में वर्ड से, स्टैट्यूट के वर्ड से आप निकल के इक्विटी का प्रिंसिपल आप लगाते हैं, ताकि अनरीजनेबल हार्म किसी भी पार्टी को ना हो। तो इक्विटेबल प्रिंसिपल कोर्ट ने जो है उस केस में लगाया था। ये तीनों क्लियर? एक बार बता दीजिए, क्या ये तीनों क्लियर आपको? ओके, सेकंड लॉ, जब कॉन्टेक्ट ऑफ इंडेनिटी हमने सेक्शन 124 की बेटा डेफिनेशन पढ़ी, सेक्शन 124 की जब डेफिनेशन पढ़ी, तो हमने क्या बोला कि हमने क्या केवल इन्वॉल्व किया है, सॉरी एक्चुअली नॉन ह्यूमन एजेंसी है, सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स नॉन ह्यूमन एजेंसी। 124 में हमने क्या किया, केवल ह्यूमन एजेंसी इन्वॉल्व किया, बोला कि ह्यूमन एजेंसी से यदि कोई लॉस होता है तो 124 में हम आपका कवर कर जाएंगे। दो चीजों को हमने एक्सक्लूड करा, नॉन ह्यूमन एजेंसी, इसका मतलब यदि किसी, जैसे अदिति ने कहा था, क्या एनिमल इन्वॉल्व होते या नहीं होते, ये अदिति ने क्वेश्चन पूछा था। तो एनिमल आपका कॉन्टेक्ट ऑफ लॉ ऑफ इंडेमनिटी में 124 में तो आपका गवर्न नहीं हो रहा है, क्योंकि एनिमल ह्यूमन एजेंसी तो है नहीं, ठीक है, ह्यूमन एजेंसी तो है नहीं, तो तब आपका वो कवर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, ह्यूमन एजेंसी में भी अलग चीज है, एनिमल ऑन हिज ओन कुछ करे तो एक अलग बात है। अब मैं जाके अपना कुत्ता ले जा रहा हूँ, किसी को जानबूझ के करा दे रहा हूँ, किसी को जानबूझ के उसे कटवा दे रहा हूँ, तो अब एक अलग बात हो जाती है, तब कहीं ना कहीं ह्यूमन एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। बट जब एनिमल है, ऑन हिज ओन कर रहा है, तब आपकी लाइबिलिटी नहीं है। और सेकेंड थिंग मैंने कहा था, यदि मेरे रिक्वेस्ट करने पे ऑक्शनियर ने कुछ सेल कर दिया, मेरे इंस्ट्रक्शन मेरी रिक्वेस्ट पे किया, तो सेक्शन 125 में कवर नहीं होगा। देयर मे बी सम केसेस जहां पे एज एन एजेंट जब वो एक्ट कर रहा है, तो 223 में आप कंपनसेट करेंगे, एज प्रिंसिपल की लाइबिलिटी बनेगी एजेंट के लिए, पर सेक्शन 124 में स्ट्रिक्टली इस डेफिनेशन के अंदर वो फॉल नहीं करेगा। सो देयर मे बी द केसेस जहां पे 124 से बाहर निकल के कोर्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इक्विटेबल प्रिंसिपल लगा के आपको जो है रिलीफ आपका दे सकता है, ठीक है, रिलीफ आपका दे सकता है।
अब सादिक समझ आया? सादिक, ओके, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पार्ट that is right of indemnity holder, section 125. राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है। अब बेटा देखो, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर में क्या है, आप उसको उसका वो पढ़िए, मार्जिनल नोट पढ़िए। मार्जिनल नोट देखिए क्या होता है। मार्जिनल नोट आपका जो जो सेक्शन नंबर लिखा होता है, उसका जो ब्लैक लेटर्स में लिखा होगा, जो डार्क ब्लैक लेटर बोल्ड लेटर्स में लिखा होगा, उसे अपन मार्जिनल नोट कहते हैं। तो उसको पढ़िए। राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड, इंडेमनिटी होल्डर के उस केसेस में राइट्स जहां उसको सू किया जाएगा, ठीक है। तो read it. The promisee in a contract of indemnity. Promisee means indemnity holder. The promisee in a contract of indemnity, acting within the scope of his authority, is entitled to recover from the promisor. Promisor means indemnifier. क्या क्या? All damages which he may be compelled to pay in respect of the gift. ये लैंग्वेज थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लगी, मैं इसको इजी एग्जांपल देकर आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए ए है, ठीक है। देखिए, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर यहां पे दिए गए हैं ओनली इन केस व्हेन इंडेमनिटी होल्डर इज सूड, ठीक है। इसके अलावा और भी राइट्स हो सकते हैं इंडेमनिटी होल्डर। जब हमने एजेंट के प्रिंसिपल देखा, जब एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में, वहां भी इंडेमनिफाइड का जो लॉ, जो प्रिंसिपल एप्लीकेबल हुआ था। तो ये जो है राइट्स लिमिटेड सेंस में दिया गया, ठीक है। तो एक एग्जांपल समझिए, ए है। ए ने क्या बोला, ए मान लीजिए बॉम्बे में रहता है, एक बी है वो कैलकाटा में रहता है, और एक सी है ये मद्रास चेन्नई में रहता है। मान लीजिए चेन्नई में काम करते हैं, इसको भी हम देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है एक ही जगह हो, पर फिर भी कन्वीनियंस के लिए आपके लिए इसको भी कैलकाटा में रख देते, ठीक है। ए ने बी से कहा कि एक काम करो बी, तुम एक काम करो बी, सी के अगेंस्ट में एक सूट फाइल करो, ठीक है। सी के अगेंस्ट में सूट फाइल करो। जब ए ने बी को कहा सी के अगेंस्ट में सूट फाइल करने के लिए, ए को भी पता है कि जो सूट फाइल करने बी को कहा जा रहा है सी के अगेंस्ट में, उसका कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है। नो वैलिड कॉज। एक्चुअली वैलिड ग्राउंड की बजाय एक टर्म आता है, आप लोग आगे पढ़ेंगे, कॉज ऑफ एक्शन। अभी आप ऐसे समझ लीजिए, ग्राउंड समझ लीजिए, ठीक है। आप लोग इसे जनरली ग्राउंड समझ लीजिए। कॉज ऑफ एक्शन होता है जब आप सीपीसी वगैरह पढ़ेंगे, तब कॉज ऑफ एक्शन आप देखेंगे, ठीक है। तो बी को कहा गया कि काम करो, तुम सी के अगेंस्ट में केस फाइल करो। ए को पता है ये झूठा केस है। अब क्या हुआ, जब कोर्ट का जजमेंट आया, बी ने फाइल कर दिया सी के अगेंस्ट में सूट। अब जब कोर्ट का जजमेंट आया, तो कोर्ट ने कहा गया, कोर्ट जैसा आप कहते सी बी से कि बी भाई साहब, जो आपने केस फाइल किया है सी के अगेंस्ट में, वो निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है, कोई तुक नहीं है, कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं था। आपने केवल हरेस करने के लिए, सी को हरेस करने के लिए आपने जो है केस फाइल किया है। आप एक काम करिए, उसके बाद जैसा आप कह रहे हैं आपने केस फाइल किया हरेस करने के लिए, तो हम आप पे क्या करेंगे, आपको हम आप पे हम वो लगाएंगे डैमेजेस। देखिए डैमेजेस कब लगाया जाता है, एक मिनट रुकिए। आप पे हम कॉस्ट लगाते हैं, एक मिनट। आपको आई थिंक सेक्शन करेक्ट, एक मिनट, हाँ सेक्शन बी डिले, ठीक है। आई थिंक यस, सेक्शन 35A आपको सीपीसी का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सेक्शन 35A सीपीसी है। सीपीसी आई थिंक आप लोग 9th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। डीएवी के करिकुलम में तो 9th सेमेस्टर में था, 9th या 10th में, आई थिंक दोनों में से एक में है। सेक्शन 35A सीपीसी आपको जो है कॉस्ट की बात करता है, ठीक है। बेसिक बस याद रखना है, आपको पढ़ना नहीं है अभी उसको। तो कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट आप पे लगाया गया कि आपने जो है फर्जी फर्जी केस बी भाई साहब के अगेंस्ट में लाया था, ठीक है।
तो आप एक काम करिए, आप जो बी को जो है पे करिए। अब एक बात बताइए, यहाँ पे जो केस लाया गया था किसके कहने पे लाया गया था? ए के कहने पे, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट है इसकी भरपाई कौन करेगा? किसकी लायबिलिटी, किसके बोलने पे केस लाया गया था? बताइए। ये जो केस इनिशिएट किया गया था, इंस्टीट्यूट किया गया था, सूट किसके कहने पे किया गया था? बी के कहने पर। ओके बेटा, बी के कहने पे किया था या ए के कहने पे? फिर से समझिए। ए ने बी को कहा कि एक काम करिए, आप जो है एक सूट लेके आइए, ठीक है। आप एक सूट फाइल करिए सी के अगेंस्ट में, ऐसा सूट जिसमें बी को तो आइडिया नहीं है कुछ, पर ए को पता है कि इस सूट का कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है, और उस कंडीशन में कह दिया गया कि आप एक काम करिए सी के अगेंस्ट में सूट लाइए। कोर्ट में जजमेंट ने कहा, सॉरी जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि जो है ये जो आपने लाया है बी सूट सी के अगेंस्ट में, इसका कोई बेसिस नहीं है, इसलिए आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी जो आपने हरेसमेंट किया है सी का उसके लिए। अब बताइए सूट किसके बोलने पे लाया गया था, किस कहने पे लाया गया था?